साहित्य के भाग में से सबसे पहले हमारा भाग रहेगा व्याकरण। अब व्याकरण को पढ़ते समय देखिए ज्यादातर शुरुआत करते हैं कि हम पढ़ना शुरू करते हैं वर्णमाला से, और हालांकि हैवी वर्ण, क्योंकि हम जब तक वर्ण नहीं पढ़ेंगे तब तक हम क्या वर्णमाला को नहीं पढ़ सकते। लेकिन हमें वर्णमाला पढ़ने से पहले हमें एक भाग पढ़ना होता है जिसका नाम होता है क्या, उसका नाम है आपका भाषा। अब भाषा, कुछ लोग सोचेंगे कि भाषा तो हम पढ़ते हैं किसमें, साहित्य में, लेकिन साहित्य में पढ़ने के एक व्याकरण का भाग भी होता है भाषा, जिससे हम ये सीखते हैं कि हमें हिंदी को पढ़ना कैसे है, हमें यार किस प्रकार से अध्ययन करना होता है। देखिए हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा, भाषा। अब भाषा में बात करते हैं तो भाषा को देखते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो इससे पहले कि भाषा जो शब्द लिखा गया, हो सकता है कि भाषा शब्द को आपने इस रूप में भी लिख सकते थे, या भाषा शब्द को आप इस रूप में भी लिख सकते थे, लेकिन हमने भाषा को इसी रूप में क्यों लिखा, इस पर बात करें। देखिए भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, और ये जो भाष धातु है आपकी, ये भाष धातु किस भाषा की है, ये भाष धातु है किसकी, आपकी संस्कृत भाषा की। अब इसे संस्कृत, क्योंकि भाई हिंदी जो पढ़ते हैं हम, वो कहां से, हिंदी का उद्गम कहां से हुआ है, संस्कृत भाषा से। तो इस भाष का जो अर्थ होगा, तो भाष का जो अर्थ होता है उसे कहते हैं आप विचार प्रकट करना। भाष का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अब विचार प्रकट करना तो हो गया, लेकिन विचार प्रकट करने में अगर हम बात करें किसकी, विचार की, बोले ये विचार क्या है, तो ये विचार होती है भैया, ये है कैसी आपकी अध्वन्यात्मक इकाई। विचार क्या है, अध्वन्यात्मक इकाई। अब अध्वन्यात्मक इकाई क्या होगी, देखिए जैसे क्या कुछ विचार आप लोगों के मन में भी चल रहे होंगे, कुछ विचार मेरे मन में भी है, या हो सकता है जो आपके पास में बैठा है उसके मन में भी कोई ना कोई विचार हो, तो लेकिन हम उसके विचार को क्या पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे। क्यों, क्योंकि वो विचार क्या है, उस व्यक्ति के मन के अंदर है, अर्थात उसमें कोई भी ध्वनि नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जो विचार है आपका, उसमें न कोई ध्वनि न होने के कारण इसे कहते हैं अध्वन्यात्मक इकाई, मतलब इसमें क्या कोई ध्वनि नहीं है। अब इस पर अगर मैं बात करूं तो ये जो विचार है, इस विचार को अगर मैं रूप दे दूं किसका, कि या तो आप वर्ण का रूप दे दें, या फिर किसका रूप दे दें आप इसे, ध्वनि का। वर्ण या ध्वनि में से कोई सा भी रूप अगर दे देते हैं तो ये हमारे सामने प्रकट होते हैं। वर्ण के रूप में कैसे दूं मैं, देखें जैसे ही मेरा कोई विचार था, वर्ण के रूप में दूं, या फिर कह सकते हो आप किसके रूप में, शब्द के रूप में, या फिर कह सकते हो किसके रूप में, आप वाक्य के। इनमें से किसी भी रूप में आप यानी रूप दें किसे, विचार को। जैसे मैंने इसे शब्द का रूप दिया, तो शब्द के रूप में जैसे मेरे मन में विचार था कि जैसे KCG, तो मैंने इस प्रकार से ये लिख दिया KCG। हालांकि हमने अंग्रेजी में लिखा, लेकिन हिंदी में भी लिख सकते थे, क्योंकि हमें तो इसे वर्ण का रूप देना। अभी हम हिंदी पर बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं किस पर, भाषा पर, कि भाषा को हमें पढ़ना क्यों है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। तो वाक्य के, या शब्द के, या वर्ण के, या ध्वनि के। अब हम मौखिक रूप से बोल सकता हूं, जैसे मैं बोल दूं कि KCG एकेडमी, तो वो मेरे मन का विचार था। अब आप लोगों को पता चल गया कि मेरे मन में क्या विचार था। अब इस पर वही भाषा की जो बात हुई, तो भाषा में मेन चीज क्या आई आपकी, कि विचार। अब विचार को हमें करना कैसे, मान लिया अब जो आपके पास में, या मैं हूं, या कोई भी व्यक्ति है, ये मान लिया दो व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति के मन में भी कोई ना कोई विचार है, और इस व्यक्ति के मन में भी भैया कोई ना कोई विचार है। अब जब दोनों व्यक्तियों के मन में विचार है, अब यहां से हमने सीखा कि विचार कैसी इकाई है, अध्वन्यात्मक। भाई इनमें कोई भी ध्वनि तो होगी नहीं, और जब इसमें ध्वनि नहीं है तो इस व्यक्ति के विचार इस व्यक्ति तक पहुंचाने, और इस व्यक्ति के विचार इस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जो माध्यम या साधन लगेगा, अब इसमें वे विचार पहुंचाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, माध्यम, या फिर क्या लगाना पड़ेगा आपको, कोई माध्यम या साधन।
अब इस माध्यम या साधन को, जो ये माध्यम या साधन होगा, वही क्या होगी, आपकी भाषा होगी। अब भाई भाषा कैसे भाई, अब इस व्यक्ति के विचार क्योंकि इस व्यक्ति तक पहुंचाए हैं और इस व्यक्ति के विचार इस व्यक्ति तक पहुंचाए हैं, तो इन दोनों को समझने के लिए जो माध्यम या साधन होता है भैया वो भाषा होती है। अगर जो और ज्यादा समझना चाहते हैं तो देखें, अगर मान लिया इस व्यक्ति को हिंदी आती है और इस व्यक्ति को अंग्रेजी आती है, अब कंडीशन ये है कि हिंदी वाले को अंग्रेजी नहीं आती बिल्कुल भी और अंग्रेजी वाले को बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती। अगर ये दोनों व्यक्ति अगर आपस में वार्तालाप करें तो क्या भैया एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति कुछ भी बोले, इस व्यक्ति को हिंदी आती नहीं, तो भैया इसके लिए क्या है, कोई भी अर्थ ही नहीं पता चलेगा, तो भैया वो उसके विचार कैसे समझ पाएगा? या ये व्यक्ति कुछ भी बोले और क्या ये व्यक्ति समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। हमेशा जो भाषा जो होती है कि ये वाला मान ले, इसे व्यक्ति मान ले कै और इसे व्यक्ति मान ले क्या हम कै, कि कै व्यक्ति अगर मान लिया इसे भी हिंदी भाषा आती है तो जो आपका कै व्यक्ति है इस व्यक्ति को भी हिंदी भाषा आनी चाहिए, तभी क्या होगी, वही आपकी भाषा होगी, अन्यथा भाषा नहीं होगी। अब कहेंगे कि बोले सर ये जो है माध्यम, ये जो आपका हिंदी और अंग्रेजी वाला बताया, ये क्या कहलाएगा? अगर भाषा नहीं कहलाएगी तो भैया ये कहलाएगा आपका शोर। शोर कैसे? जैसे कि मान लिया अब किसी ने कह दिया बोले हु ऐसे कह दिया, भाई क्या समझ पाओ? कुछ भी नहीं समझ पाए। हो सकता है वो बिल्कुल ही मजाक के तौर पे कह रहे हो सकता है वो किसी को कोई संकेत दे रहा हो। तो इसलिए हमेशा जो भाषा होती है तो भाषा से दोनों ही व्यक्ति क्या होने चाहिए, हमेशा परिचित होने चाहिए। और जो परिचित, तो इसलिए जब कि विचारों का आदान प्रदान का जो माध्यम या साधन है मेरे भाई, वही क्या होता है, भाषा होता है। मैं मानता हूं कि इतनी बात आप लोगों की समझ में अच्छे से आ गई होगी। एक बार रिपीट करा रहा हूं कि जो भाषा है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष्य धातु से। और भाष्य धातु किसकी है? संस्कृत की। और इस भाष्य का अर्थ होता है क्या? विचार प्रकट करना। अब जो विचार है, विचार क्या है? विचार अध्वन्यात्मक इकाई है क्योंकि इसमें कोई भी ध्वनि नहीं होती है। जैसे ही आप विचार को वाक्य, शब्द, वर्ण या ध्वनि का रूप दें तो वो हमारे सामने किसके, यानी कि एक किसी भी समझने के रूप में जो उसके विचार हैं उन तक पहुंचने का, समझ में आने शुरू होते हैं। अब बात करते हैं किसकी? भाषा के प्रकार की। तो देखिए सबसे पहला भाग आता है हमारा किसका, कि भाषा के प्रकार। तो देखिए भाषा के जो प्रकार होते हैं, अगर हम इस पर बात करें तो भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। अब मुख्यतः दो प्रकार में से कैसे? दो भी होंगे और कितने होंगे आपके? तीन भी होंगे। सबसे पहले होता है कि विचारों को एक दूसरे तक कितने रूप में पहुंचाया जा सकता है। देखिए एक तो क्या है कि मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, एक तो इस प्रकार से मैं अपने विचारों को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। एक क्या हो सकता है कि मैं अपने विचारों को लिख रहा हूं, आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पर इन्हें पढ़ रहे हैं देखकर, तो वो एक माध्यम ये हो सकता है पहुंचाने का। एक ये हो सकता है कि मैं कहूं कि ये क्या है, ये भाषा के प्रकार है, मैं इस तरीके से कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं। एक क्या हो सकता है कि मैं संकेत के रूप में भी अपने विचारों को आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो देखिए मुख्यतः जो भाग की बात करते हैं तो वो दो ही भाग होते हैं। एक तो कौन सी होती है आपकी भाषा, वो होती है आपकी मौखिक भाषा। एक भाषा आपकी दूसरी कौन सी होगी? दूसरी भाषा होती है आपकी लिखित भाषा। तीसरा भाग की बात करूं तो तीसरी होती है आपकी कौन सी? सांकेतिक भाषा। तीसरी होती है, भैया इसे थोड़े से भाग को मैं रब कर देता हूं। तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। इस प्रकार से भैया भाषा के कितने भाग हो गए? तीन भाग। अब इसमें से पहला आपका कौन सा? मौखिक। दूसरा कौन सा? लिखित।
भैया यही क्या है आपके, यही आपके मुख्यतः भाग है। अगर कुल की बात करूं तो कुल कितने प्रकार हो गए आपके, 3 हो गए। तो जो आपकी मौखिक भाषा है, अगर इस पर बात करूं तो मौखिक होता है यानी कि मुख द्वारा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम या साधन होगा, वही आपकी कौन सी भाषा होगी, मौखिक। मतलब मुख द्वारा कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूं और बोलने के बाद अपने विचारों को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और आप लोग इन्हें कानों द्वारा सुनकर क्या कर रहे हैं भैया, ग्रहण कर रहे हैं, तो वही भाषा कौन सी आपकी, मौखिक है। तो मौखिक में क्या कहते हैं कि आपका वक्ता यानी कि वक्ता और श्रोता कितने लोग होंगे, एक तो आपका वक्ता होगा और एक क्या होगा आपका श्रोता होगा। यानी कि वक्ता अपनी बात को बोलेगा और श्रोता उसे क्या करेगा, सुनकर ग्रहण करेगा। वही माध्यम साधन क्या कहलाता है आपका, मौखिक भाषा। अगली बात करते हैं किसकी, लिखित भाषा की। भैया लिखित भाषा क्या होगी, यानी कि लिखकर, भाषा मतलब विचारों का आदान प्रदान का माध्यम, यानी कि लिखकर अपने विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम या साधन कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका लिखित भाषा। जैसे अब इसमें कौन कौन होंगे भैया, लेखक तो अपनी बात को लिखेगा और पाठक क्या करेगा, उसे पाठक उसे भैया पढ़ेगा। तो वही माध्यम साधन क्या कहलाएगा आपका, लिखित भाषा कहलाएगा। तो भैया मुख्यतः भाग कितने हो गए, 2 हो गए। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लूं कि देखें, अब इससे प्रश्न भी कैसे बन सकता है, बन सकता है कि यानी कि कोई भी व्यक्ति यानी कि जब अपना भाषण देता है तो भाषण में वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, तो भैया कौन सी आपकी मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। हो सकता है लिखित का पूछ ले तो लिखित में कौन सी भाषा आएगी, जैसे कि आप कह दें कि समाचार पत्र है या कह दें आपका अखबार है, कि अखबार में किस भाषा का प्रयोग होता है, तब भी कौन सी भैया आपकी लिखित भाषा का ही प्रयोग होता है। मौखिक में हो सकता है कि टेलीफोन, मोबाइल फोन नहीं, मोबाइल फोन में भैया वीडियो कॉल भी हो जाती है, तो वीडियो कॉल जो होगी इसमें हो सकता है कि संकेत के द्वारा भी आपको बता दें, लेकिन टेलीफोन जो क्या भैया जो लाइन वाले होते हैं उन्हें उठाकर क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ बात कर सकते हैं, तो वही भाषा कौन सी आएगी आपकी, मौखिक। रेडियो द्वारा समाचार सुनना, रेडियो द्वारा गाने सुनना या किसी प्रकार की कोई भी बात करना, तो वो कौन सा होगा, यानी कि मौखिक भाषा होगी। लिखित में पत्र लिख सकते हो, अखबार आ सकता है, या आप किसी को चिट्ठी लिखकर भेजें, किसी को लेटर लिखकर भेजें, तो वो कौन से होंगे, वो होंगे भैया आपके लिखित भाषा के। लेकिन सांकेतिक कौन सी होगी, तो देखिए सांकेतिक की बात करें तो बोले इसमें तो चलो आपका वक्ता श्रोता आ गया, इसमें लेखक और पाठक आ गया, तो फिर इसमें सांकेतिक में कौन आएंगे भैया, ये चारों आएंगे, चारों। ये कौन, ये चारों व्यक्ति मिलेंगे इसमें। हो सकता है वो वक्ता भी हो सकता है वो लेखक भी हो सकता है वो पाठक भी हो सकता है वो कौन, श्रोता भी हो। बात कैसे होगी सांकेतिक में, कि व्यक्ति ना तो अपने विचारों को मौखिक रूप से बताएगा, ना ही अपने विचारों को लिखित रूप में देगा तो किस में देगा, संकेत करेगा। संकेत हो सकता है वो मौखिक रूप से कह दे, जैसे क्या, मान ले किसी ने ताली बजा दी, तो ताली बजाई तो भाई ध्वनि तो निकली, और ध्वनि निकली तो हमने कानों से सुनी, तो हो सकता है भाई क्या वो संकेत नहीं है। हो सकता है कहीं पे जैसे क्या आप देखते हैं कोई आपातकाल की स्थिति में सायरन वगैरह जो बजते हैं, तो भाई वो भी तो संकेत है, और जब वो संकेत है तो वो भी तो कौन सा आपका, यानी कि सांकेतिक। हालांकि भाग किसका, यानी कि मौखिक के रूप में पढ़ रहे हैं। मौखिक में क्योंकि हम सुन सकते हैं, तो सांकेतिक उस प्रकार से आप सुन भी सकते हैं। आप किसी किताब को पढ़ते हो या देखते हो, आप जैसे क्या किसी रोड से जा रहे हो, तो रोड से जाते हुए इस तरीके का मान लिया कोई भी सिंबल है, इस तरीके से बना हुआ है ये, तो उसमें क्या होता है, इसका मतलब पता चलता है कि आगे क्या है, मोड़ है। तो ये भाई कौन सी भाषा है, ये आपकी सांकेतिक। लेकिन अगर इसमें लिखा हुआ होता कि आगे तीव्र मोड़ है या कुछ और लिखा हुआ होता, तो वो भाषा कौन सी हो जाती, तब वो लिखित भाषा हो जाती। लेकिन केवल एक प्रतीक चिन्ह के माध्यम से बताया गया है, तो भाषा कौन सी आपकी, सांकेतिक। तो भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी कि शायद कि आपको सांकेतिक, लिखित और मौखिक भाषा क्या है। अब इस पर आगे बात करें, देखें। अब यहां से एक प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है। देखो, एक तो सांकेतिक भाषा का पहले उदाहरण देख लें। सांकेतिक भाषा का उदाहरण क्या है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, तो ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है कि रुको,
कहता है कि चलो, इस तरीके से करता है, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक का। हो सकता है एक उदाहरण ऐसा समझ लें आप, जैसे क्या मान लिया कोई मैच देखते हैं हम, क्रिकेट का मैच है, तो जैसे एम्पायर है, एम्पायर उंगली खड़ी करता है तो हमें पता चल जाता है कि खिलाड़ी क्या हो गया, आउट हो गया। इस तरीके से करता है तो हमें पता चल गया क्या हो गए कि 4 रन हो गए। इस तरीके से करता है तो पता चल गया क्या हो गए, 6 रन हो गए। तो वो किस भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैदान में एम्पायर किस भाषा का प्रयोग करता है, तो कौन सी का? सांकेतिक का करता है। ट्रैफिक पुलिस वाला किस भाषा का प्रयोग करता है, तो भैया वो सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है। अब भाई यहां से एक प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है, वो ये बनता है कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों भाषाओं में से सबसे सरल व सबसे कठिन भाषा कौन सी है? तीनों भाषाएं आपकी, तीनों भाषाओं में से भैया बताएं कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों में से सबसे सरल व सबसे कठिन भाषा कौन सी है? तो देखें, इस पर बात करें तो जो सबसे मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा और एक कौन सी आपकी? लिखित। अब भाई मेरे मन के कोई भी विचार है, मतलब इसे कठिन और सरल का मतलब यह है कि अगर विचारों को अच्छे से जिसे आप पहुंचा सकते हैं तो वो तो कौन से होंगे? आपका सरल होगा। जिन विचारों को दूसरा व्यक्ति आसानी से ना समझ सके या आप उसे अच्छे से ना समझा सकें तो वो भाषा, मतलब वो कौन सा? आपका सबसे कठिन रूप होगा। लेकिन इस पर ही बात करें तो देखो, मौखिक भाषा में आप सामने वाले को कितने भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि वो अपने विचारों को, अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे कहते भी हो आप लोग कि बोले क्या, मैं उससे मिलकर ही बात करूंगा तभी उसके बात समझ में आएगी, या मैं उससे मिलकर ही ये काम होगा, बैठकर बात करनी पड़ेगी, ऐसा कहते हैं। तो उस समय आप कौन सी भाषा का प्रयोग करते हो? तो उस समय भाई आप कौन सी सबसे अच्छी भाषा, कौन सी? मौखिक भाषा। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे सरल जो भाषा होती है तो वो कौन सी हो गई आपकी? वो हो गई आपकी कौन सी? मौखिक भाषा। और सबसे कठिन, भैया एक बात बताओ, अगर मान लिया मैंने ये तो ऐसे करके ताली बजा दी, तो ताली बजाई क्या समझे? कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। हो सकता है कि मैंने किसी का उत्साह वर्धन करने के लिए ताली बजाई हो सकता है मैंने किसी को बुलाने के लिए ताली बजाई हो सकता है मैंने किसी से कोई बात कर रखी हो कि बोले भाई मैं ताली बजाऊं तो ऐसा काम कर देना, ताली ना बजाऊं, अगर 2 बार बजाऊं तो ऐसा कर देना, 3 बार बजाऊं तो ऐसा कर देना, अगर 1 बार बजाऊं तो ऐसा कर देना। वो मेरे कोड वर्ड हो गए भैया। उसमें क्या है, मैं सामने वाला जिस व्यक्ति को मैंने समझाया है वही व्यक्ति तो समझ सकता है क्या, और हम लोग या सब, तुम या मैं या कोई और भी तो थोड़ी समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को समझाया है तभी तो पता लगा है कि ये भाषा कौन सी है, ये आपकी भाषा सांकेतिक है, क्योंकि सांकेतिक भाषा को समझना सबसे कठिन है। एक अच्छा उदाहरण और लेते हैं, अगर अच्छे से एक्सप्लेन ना हुआ हो। मान लिया आप मैच देख रहे हैं, मैच देखते समय आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई और व्यक्ति है जिसका क्या क्रिकेट से कोई लेन देन नहीं है, उसने कभी उसे पता ही नहीं कि 1 ओवर में कितने रन होते हैं, या 6 छक्का मारा तो कितने रन बने, चौका मारा तो कितने रन बने। अब उन्हें तो मैच दिखाने बैठा दो, बैठाने के बाद में एम्पायर ने ऐसा करा, आप लोग समझ गए क्योंकि आप लोग परिचित है, अगर एम्पायर ऐसा करेगा तो उसका मतलब होगा खिलाड़ी आउट हो गया। लेकिन जो व्यक्ति ने कभी क्रिकेट देखा ही नहीं वो तो ये कहेगा कि एक खिलाड़ी और आना है, ये भी समझ सकता है, या ये कह सकता है बोले इसे अभी देखूंगा, ऐसा भी हो सकता है। तो भैया जो सबसे कठिन जो होती है वो होती है आपकी कौन सी? सांकेतिक भाषा। लेकिन फिर बोले जी लिखित को कैसी होगी? चलो सबसे सरल मौखिक हो गई, सांकेतिक सबसे कठिन हो गई, तो फिर लिखित भाषा को कैसे बताएं? तो भैया लिखित भाषा आपकी सरल भी होगी और लिखित भाषा आपकी कैसी? कठिन भी होगी। दोनों रूप में होगी, लिखित कठिन में भी और कौन से में? आपके सरल में भी। तो वो कैसे? मान लिया अगर मुझे हिंदी भाषा लिखनी आती है या मैं हिंदी भाषा को जानता हूं,
तो भैया मैं आराम से अपनी भाषा को लिख सकता हूं, आराम से मुझसे हिंदी में कोई अगर पत्र लिखवाना चाहे कोई भी किसी प्रकार का भी, तो मैं आराम से पत्र को हिंदी में लिख सकता हूं। लेकिन अगर मुझे वही भाषा नहीं आती तो भाई मेरे लिए क्या होगी, वो कठिन हो गई क्या ना। तो लिखित भाषा क्या होगी, जो व्यक्ति जिस भाषा से परिचित होता है उसके लिए तो वो भाषा कैसी होती है, सरल। और जो व्यक्ति उस भाषा से परिचित नहीं होता है तो वो भाषा कैसी हो जाती है उसके लिए, यानी कि कठिन हो जाती है। तो भाई लिखित भाषा आपकी सरल और कठिन दोनों में होती है। अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद बात करते हैं, देखो भाषा को सीखने के कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य होते हैं कि भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक तथ्य है, मनोवैज्ञानिक तथ्य। देखो भाषा को सीखने के जो मनोवैज्ञानिक तथ्य होते हैं वो कितने होते हैं भाई, आपके 3 होते हैं। कहते हैं कि कोई भी भाषा है, अगर आप उस भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन 3 चरणों से होकर गुजरना होता है। सबसे पहली कंडीशन क्या, अब भाई आपको अगर भाषा सीखनी है तो सबसे पहली चीज आपके अंदर, अगर मान लिया आप तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी कोई भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं जैसे, तो आपके अंदर क्या है भाई, जब तक आपके अंदर लगन ना होगी, जब तक आपके अंदर पढ़ने के लिए आपकी इच्छाएं न जागृत होंगी, जब तक आप ये ना करें कि बोले हाँ मुझे वीडियो बनना है या मुझे एसआई बनना है, तब तक क्या आप किसी भी चीज को सीख पाओगे, नहीं सीख सकते। क्योंकि सीखता व्यक्ति तभी है जब क्या उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या, उसके अंदर भैया मेरे जिज्ञासा होती है। सबसे पहली चीज क्या आती है, जिज्ञासा। जिस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होगी तो सबसे पहला कोई भी भाषा सीखना चाहेगा या किसी चीज की तैयारी करना चाहते हो, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए उसके अंदर, जिज्ञासा, कि मुझे हाँ ऐसा करना है। अब भाई जिज्ञासा तो तुम्हारे अंदर भरपूर है, बोले लेकिन हम तैयारी करें कैसे, ये भी तो बात समझ में नहीं आ रही। तो जिज्ञासा के साथ साथ दूसरा भाग क्या आता है, आपको करना होगा मेरे भाई, क्या आपको करना होगा, अनुकरण। अनुकरण क्या होगा, देखिए अब कुछ लोगों के दिमाग में जाएगा, बोले ये अनुसरण भी तो होता है भाई, बिल्कुल होता है। अनुकरण वो होगा, अनुकरण कहते हैं कि जैसे मैंने आपको यहां से लिखकर यानी कि पढ़ाया है, आपको समझाया, एक एक पॉइंट हमने समझा है, तो अनुकरण है कि आप भी बिल्कुल इसी तरीके से सीखें। जैसे एक उदाहरण और लें बड़ा अच्छा सा, वो उदाहरण क्या कि जब हम छोटे छोटे थे, मान लिया हम पापा के या मम्मी के साथ चल रहे हैं, तो हमेशा हम कोशिश करते थे जैसे जैसे वो पैर रख रहे हैं कि हम उनके पैर के ऊपर पैर रखने की कोशिश करते थे। हालांकि अब नहीं करते, अब तो हम ऐसे ही चल देते हैं कि वो चाहे धीरे चल रहे हो तेज चल रहे हो, हम अपने मन से चलते हैं, तो वो अलग चीज हो गई। वो हो गया भाई आपका अनुसरण हो गया कि आपको एक टारगेट पॉइंट पर पहुंचना है। अनुकरण कहलाता है कि जैसे आपको बताया जाए आप बिल्कुल वैसे का वैसा ही करें, जैसा आपको सिखाया जा रहा है आप बिल्कुल वैसे का वैसा ही सीखें। वो कहलाता है भाई आपका क्या कहलाता है, अनुकरण। इसके बाद भैया तीसरा आता है आपका क्या, तीसरा आता है अभ्यास। अब अभ्यास क्या होगा, देखिए अभ्यास पर मैं बात करूं तो अभ्यास होगा, एक बात बताओ, जब आपके अंदर जिज्ञासा थी, जिज्ञासा के बाद आपको जैसा पढ़ाया आप वैसा पढ़ रहे हैं भाई, इसका वो निरंतर आप अगर जो इसका दोहरान करते रहेंगे, इसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो क्या भाषा ना सीख पाएंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे, 101% सीख जाएंगे। तो भाई भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक तथ्य कितने हो गए आपके, हो गए भाई कितने, 3। इसके बाद बात करें तो देखें अब बात आती है किसकी, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं, देखिए भाषा की बहुत कितनी विशेषताएं हैं, भाषा की विशेषताएं हैं आपकी कितनी, 6। अब 6 विशेषताएं, देखिए बड़ी अच्छी चीज है, बिल्कुल आप आराम से इन्हें देखें, एक एक पॉइंट को समझें, याद करने की चिंता ना करें।
या तो अपने आप हो जाएगा। हो सकता है कि या तो आपको ये चीजें भी ना हो कि मौखिक लिखित सांकेतिक क्या है, जिज्ञासा अनुकरण अभ्यास क्या है, लेकिन आपने अच्छे से समझा तो आपको लगना होगा कि बोले हाँ हम इन चीजों को याद कर चुके हैं अर्थात सीख चुके हैं। लेकिन जो भाषा की विशेषताएं हैं तो सबसे पहला क्या होता है, भाषा है एक आपकी कैसी अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति कैसे, भाई भाषा को अर्जित संपत्ति में कैसे कह दो। देखें आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भाषा जन्मजात नहीं है। जन्मजात मतलब जन्मजात वो कहेंगे जैसा बच्चे ने जन्म लिया तो वो अपने आप ही पहले से सीख कर आए। बोले जी इस व्यक्ति को चाचा कहना है, इस व्यक्ति को ताऊ कहना है, इस व्यक्ति को भाई कहना है, इन्हें क्या कहना है, मम्मी कहना है, इन्हें मौसी कहना है। अगर जन्मजात होती तभी तो सीख पाते भाई, लेकिन क्या है जन्मजात तो है नहीं। अब जो जन्मजात नहीं है तो देखो एक उदाहरण ले लेते हैं एक छोटे से बच्चे का जिसका का जन्म हुआ। अब उसका जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद भाई भाषा पहले से उसे आती नहीं थी कि इस माहौल का, भाई आप अगर तो भाषा जन्मजात होती तो एक बार बताओ कि मान ले कोई इंग्लिश सीख के आता, कोई हिंदी सीख के आता, कोई संस्कृत सीख के आता, कोई और अन्य भाषा सीख के आता। भाषा को इकट्ठा करते हैं, अर्जित मतलब इकट्ठा करना और संपत्ति मतलब यानी कि इकट्ठा करते हैं भाषा को। तो जो बच्चा है वो बच्चा सबसे पहले भाषा को, जो समाज है, जो माहौल है, उस माहौल से क्या करता है, इकट्ठा करना शुरू करता है। जब इकट्ठा कर लेता है तो उसके बाद इकट्ठा कहां से करता है, वो समाज से करता है। तो ये कैसी प्रक्रिया है भैया आपकी, ये है आपकी सामाजिक प्रक्रिया है कि व्यक्ति अर्जित करता है संपत्ति को। अर्जित कहां से करता है, सामाजिक प्रक्रिया अर्थात कहां से, समाज से, जो उसका माहौल है, जो उसके परिवार वाले हैं, जो उसके गांव वाले हैं, जो उसके शहर वाले हैं, वहां से भाषा को सीखता है। तीसरा क्या होता है, देखिए भैया इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम स्वरूप नहीं होता है कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अब भाई अंतिम स्वरूप नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है फिर, देखो अंतिम स्वरूप भैया तब होता जैसे क्या, देखो अगर मान लिया हम देखते हैं कि बोले जैसे वर्ण है, वर्णों की संख्या आप 44 पढ़ते होंगे, वर्णों की संख्या आप 49 भी पढ़ते होंगे, वर्णों की संख्या आप 52 भी पढ़ते होंगे। अगर अंतिम स्वरूप होता तो जैसे 44 थे पहले हमारे मूल वर्ण, तो वो 44 ही रहते, क्योंकि इसका अंतिम स्वरूप न होने की वजह से 44 की बजाय कितने हुए आपके, 49। 49 की बजाय कितने हुए फिर आपके, 52 हुए। तो इसलिए भाषा में क्या होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो अंतिम स्वरूप नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है भैया परिवर्तनशील है। क्या है कि परिवर्तनशील है, मतलब इसमें क्या भैया बदलाव होते रहते हैं। अगला देखें, पांचवा पॉइंट क्या आएगा फिर आपका, पांचवा पॉइंट आएगा लेकिन मेरे भाई इसका मानक स्वरूप तो है। भैया इसका अंतिम स्वरूप ही तो नहीं है, लेकिन भैया इसका मानक स्वरूप है। अब मानक स्वरूप कैसे है, देखें मानक स्वरूप का, मान ले मेरे मन में एक विचार है, अब मैं उस विचार को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके लिए मैं माध्यम लेता हूं कौन सा, आपका लिखित भाषा का। देखें मैंने ये इस तरीके से ये लिख दिया अपना विचार, जो मेरे मन का विचार था मैंने वो लिख दिया। क्या भैया आप लोग इसे समझ पाए? कह रहे होंगे, बोले हाँ जी, बोले ये तो पता नहीं क्या चीज बना दी नई सी। भैया नई चीज नहीं है, मैंने अपना विचार लिखा है, क्योंकि आप इससे परिचित नहीं हो इसलिए आप इसे पढ़ नहीं पा रहे। इसे मैंने अपने विचार को कोई एक मानक रूप नहीं दिया है। मानक रूप कैसे, मानक रूप मैंने क्या पता है, ये विचार लिखा था मैंने, क्या मेरे मन का विचार था, मुझे लिखना था हिंदी। अब आप लोग एकदम से पढ़ रहे होंगे, बोले जी आपके मन का विचार हमने पढ़ लिया, बोले क्या है, बोले वो हिंदी है। अब भैया हिंदी तो तभी पढ़ा क्योंकि जब मैंने इसे मानक रूप दिया, तो मानक रूप होता है किसी भी चीज के निश्चित प्रतीक चिन्हों से निश्चित ध्वनियों का उच्चारण करना, ध्वनियों को समझना, वो कहलाता है आपका मानक स्वरूप। भाई इसके बाद कौन सा, छठा आ जाता है सबसे अच्छी विशेषता, जिसे कहते हैं कि भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर जाती है।
कठिन से सरल की ओर। हमेशा भाषा आपको कठिन से सरल की ओर लेकर जाएगी। कैसे? जैसे कि मान लिया अभी तक हमने ये चीजें ना पढ़ी थी तो हमें ऐसा लग रहा था पता ना क्या चीज पढ़ेंगे, नहीं भैया समझ में बात नहीं आ रही कुछ भी। लेकिन जैसे ही आपने ये समझा तो समझने के बाद में आपको कैसा लगने लगा? सरल। पहले लिखा था तो आपको कैसा लग रहा था? कठिन। अब कैसा लगने लगा? सरल। तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस भाषा से परिचित हो जाता है तो उसके लिए हमेशा भाषा कैसी हो जाती है? सरल हो जाती है। और दूसरा कहते हैं कि भाषा छठी विशेषता में आ जाता है, दूसरे रूप विस्तार पूर्वक से संक्षिप्त रूप में लेकर जाने की भी विशेषता होती है किसकी? भाषा की। तो इस प्रकार से भैया ये आपके पॉइंट हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, भैया यहां तक बात क्लियर होगी? अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है? अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं उसमें बता दूंगा, अच्छे से पहले ही टॉपिक को क्लियर करा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट शुरू करेंगे। देखिए अब आता है क्या? भाषा का विकास क्रम। अब भैया भाषा का विकास क्रम कैसा होगा? अब भाषा का विकास क्रम का मतलब यहां उससे है कि आप भाषा का विकास कैसे 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 हुआ है व्यक्ति के अंदर। ऐसे नहीं, वो नहीं, साहित्य वाली भाषा नहीं पढ़ रहे भाई, हम यहां पढ़ रहे हैं हम सीखने वाली भाषा। अब सीखने वाली कैसे? तो देखिए उस बच्चे का जिसका जन्म हुआ था, जिसने भाषा को इकट्ठा करा था, अर्जित करा था, तो वो अर्जित कैसे करा उसने? भाई सुनकर ही तो करा, पहले कानों से सुना ही तो था। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले सुनना। जब सुन लिया, जैसा सुना वैसा ही क्या करा उसने? बोला। अगर किसी ने उसे डैडी सिखाया तो उसने डैडी बोलना शुरू करा, किसी ने पिताजी सिखाया तो पिताजी बोलना शुरू करा, किसी ने पापा सिखाया तो भैया पापा बोलना शुरू करा। तो सबसे पहले क्या? सुनना शुरू करा, और जैसा उसने सुना वैसा ही क्या शुरू करा? उसने बोलना शुरू करा। और जैसा बोलने के बाद में जैसा उसने पढ़ा, जैसे उसने पढ़ना शुरू करा तो वैसा ही उसने क्या करा है? लिखा है। पढ़ना और उसके बाद क्या आया? लिखना। तो ये क्या हो गया भाई? आपका भाषा का विकास क्रम। भैया यहां तक बात शायद उम्मीद कर रहा हूं कि क्लियर हो गई होगी। तो देखिए इतने मार्क का आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं और उस पर बात करते हैं। देखिए भैया अब हमने कहां तक पढ़ लिया? सबसे पहले हमने भाषा को सीख लिया कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर उसके बाद हमने सीख लिया कि भाषा के प्रकार कितने हैं, तो कितने? मौखिक रूप से 2 हुए, बाद में 3 हुए। फिर उसके बाद हमने क्या सीख लिया कि भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक तथ्य सीखे। फिर इसके बाद हमने भाषा की विशेषता सीखी। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि भाषा का विकास क्रम। अब देखिए सबसे अच्छा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है भैया, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं इसमें। देखिए बोली का विकास क्रम क्या होगा? बोली का विकास क्रम। देखिए बोली का जो विकास क्रम है वो भाषा का था भैया, यहाँ किसका है? बोली का। अब बोली क्या होती है? बोली देखो क्षेत्रीय रूप कहते हैं कि मान लिया मेरी बोली कुछ और है, आप लोगों की कुछ और होगी, किसी की कुछ और होगी। हो सकता है जो रिलेशन में होते हैं कि बोले इनकी तो बोले बोली अलग है, समझ में नहीं आती, इस प्रकार से कहते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं यहाँ बोली के क्रम में। तो बोली के क्रम में सबसे पहला आता है आपकी कौन सी? कि मातृभाषा। कि सबसे पहले जो बच्चा है वो कौन सी भाषा सीखता है? तो वो सबसे पहले सीखता है अपनी मातृभाषा को, अर्थात उसकी माँ, अर्थात उसका परिवार, अर्थात उसका यानी कि जो मोहल्ला है, गांव है, शहर है जो है, उसे कहते हैं हम कौन सी भाषा? मातृभाषा। तो सबसे पहले मातृभाषा आनी चाहिए। दूसरा रूप होता है कौन सी भाषा? कि राज्य भाषा। राज्य भाषा उसे कहते हैं कि जिसमें क्या यानी कि प्रशासनिक कार्यों की जो भाषा होती है, जिसमें आप रिपोर्ट लिखकर देकर आते हो, या जिस भाषा के रूप में आप कोई भी प्रशासनिक कार्य करते हैं, तो वो भाषा कौन सी कहलाती है? आपकी राज्य भाषा। और तीसरी बात आती है किसकी? आपकी यानी कि राष्ट्र भाषा।
कौन सी? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो कहलाती है कि जिसमें देश के अधिकांशतः लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होगी वो कौन सी होगी? आपकी राष्ट्रभाषा। मातृभाषा मां द्वारा सिखाई गई भाषा, राज्य भाषा यानी कि प्रशासनिक कार्यों की भाषा, राष्ट्रभाषा कि देश के अधिकांशतः व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, वो कौन सी कहलाएगी भैया मेरे? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। इतना बात करने के बाद देखिए अब पहुंचते हैं हम किस पर? हिंदी पर। जो आपकी हिंदी है, देखिए हिंदी पर मैं और बहुत सारे तथ्यों पर बात करना चाहूंगा आपसे, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात मैं यहां कर लेता हूं कि हिंदी से, क्योंकि उसका संबंध किससे है? इन तीनों से है कि जो हिंदी भाषा है आपकी, इस हिंदी भाषा को मातृभाषा और कौन सी? राज्य भाषा, इन दो ही भाषाओं के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। बाकी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को दर्जा प्रदान नहीं किया गया। हालांकि राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भी भाषा को नहीं अपनाया गया है, तो जो आपकी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को मातृभाषा और राज्य भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को क्या मिला है? दर्जा प्रदान किया गया है। भैया यहां पर आपका भाषा का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब यहां से आगे की बात करेंगे हम किस पर? यानी कि हिंदी पर। और हिंदी में सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम कौन सा? वर्णमाला। बहुत अच्छे तरीके से अगर वीडियो में कोई दिक्कत रही हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है भैया, मिलते हैं, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, धन्यवाद।